Morning student, today we are going to teach you chapter 4 tribals, Dikus and the vision of golden age. Once again repeat it. Today we read tribal, Diku and vision of golden age कि ट्राइबल डिकूस और स्वर्णिम युग की तरफ हम इस बात को आज स्टार्ट करेंगे। चलो हम बात कर लेते हैं कि हु वर ट्राइबल्स। ट्राइबल कौन थे या कौन है, डिकूस कौन है एंड गोल्डन एज की विज़न का क्या सेंस है। तो ट्राइबल्स आर दोज पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम आवर मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इसके बारे में हम और अभी क्लियर करेंगे कि ट्राइबल वो पीपल हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हैं। ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है, ये ट्राइबल्स बनते कैसे हैं, ट्राइबल्स थे कौन, तो ये इनका डिफरेंट, इन्होंने अपने कस्टम को, अपने कल्चर को बिल्कुल बनाए रखा। देखो जैसे ही कास्ट सिस्टम डिवाइड हो रहा था तो ब्राह्मण्स के द्वारा जो कास्ट सिस्टम बनाया गया, तो जो उस रूल्स को फॉलो किया वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो गया, मेन सोसाइटी कह सकते हैं उसको। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन थे जिन्होंने अपने कल्चर और इन ब्राह्मणों की मनमानी जो चीज़ें थीं, जो आप कह सकते हो मनमाना जो उनका रूल्स था, उसको मानने से इनकार किया। तो ये लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हट करके और टेरिटरी के बाहर या साइड में जा कर के, जैसे आप कह सकते हो कि बैंक ऑफ रिवर या फिर पहाड़ों पे हिली एरियाज़ में जा कर के ये पीपल रहने लगे। इन्होंने अपना अलग तरीके से अपने कल्चर्स, अपने बाकी चीज़ों को बनाए रखा, ये हम कहते हैं ट्राइबल्स। डिकूस क्या है, डिकूस को आप कह सकते हो, डिकू मीन्स आउटसाइडर। आउटसाइडर का सेंस हो गया कि एक्सेप्ट ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स के अलावा हों डिकूस हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो मनी लैंडर्स हो या कोई भी हो, जो ट्राइबल्स नहीं हो वो हो जाता है डिकू। और कैसे वे अपने गोल्डन एज, अपने स्वर्णिम युग की तरफ देखते हैं, तो इसी चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इन 1895 ए मैन नेम बिरसा। एक्चुअली बहुत ही फेमस नाम है बिरसा मुंडा, जो इसका हम रिवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन बिहार। अब तो आप बिहार को यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा, अब डिवाइड हो गया बिहार ना होकर के अब ये झारखंड बन गया है। तो झारखंड में ये छोटा नागपुर है, वहाँ का एक मैन था जिसका नाम था बिरसा। और वो बिरसा, लोग क्या कहते थे उसको कि उसके पास एक मेराक्लियस पावर है। मेराक्लियस मीन्स एक अद्भुत उसके पास शक्ति है। वो क्या कर सकता है कि ही कुड क्योर ऑल डिजीज एंड मल्टीप्लाई ग्लैंड्स, कि वे सारी बीमारियों, सारे दुखों का अंत कर सकता है। साथ ही साथ उसके पावर से जो उनका ग्रेन है, जो बढ़ने, जो फसल है वो भी बढ़ सकती है। और बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैज़ अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। और बिरसा भी ये कहता था कि उसे जो है भगवान ने अपॉइंट किया है कि जाओ और लोगों के दुखों को दूर करो। ऑल सेलिब्रिटी डिकूस, और ये क्या कहते हैं कि वे सभी जो है उनको ट्रबल से दूर करेगा, और डिकू से जो उनकी स्लैब है, जो उनकी ज़मीनों पे काबिज हो चुके हैं और उनको स्लैब बना के रखे हैं, उनको वो मुक्त करेगा। कहते हैं कि सून, जल्द ही, थाउजेंड बिगन फॉलोइंग बिरसा बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान एंड ही हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। उसकी ख्याति बढ़ती गई और ट्राइबल सोसाइटी में एक बड़ी ख्याति प्रचलित हो गई कि बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक भगवान के समान है और उनके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। अब ये बिरसा हैं कौन, तो कहता है बिरसा वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ मुंडा। ये मुंडा परिवार में जन्म लिए हुए थे। मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है जो छोटा नागपुर, जैसे मैंने आपको बताया, आपके टेक्स्ट बुक में बिहार दिया है, लेकिन आप उसको थोड़ा चेंज करके आप इसको बना लीजिएगा झारखंड। बट हिज फॉलोअर इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन, जैसे सांथाल हो गए और ओरांस हो गए। कहता है कि ये मुंडा फैमिली से थे, लेकिन के फॉलोअर और भी दूसरी प्रजातियों के भी आदिवासी थे, जैसे कि संथाल हो गए और ओरांस हो गए। ऑल ऑफ देम, और ये सभी के सभी डिफरेंट वे वे आर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वे आर एक्सपेरिंग एंड द प्रॉब्लम दे वे आर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल। कहते ये सभी के सभी कहीं ना कहीं से अनहैप्पी थे, नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? ब्रिटिश रूल से। क्यों थे भाई? क्योंकि उनकी फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपेयरिंग, कि जो उनका प्रारंभिक जीवन था, जैसे वो जीवन अपना गुजारते थे, वे कहीं खो गया था।
खो कैसे गया था कि उनके ज़मीनों पे जो है ये डिकूज का सेंस सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, डिकूज का सेंस सभी आउटसाइडर हैं। ये सभी आउटसाइडर जो है उनकी ज़मीनों पे जो हैं कह सकते हो कि कैप्चर कर लिए थे, और उन्हीं ज़मीनों पे ये सारे जो ट्राइबल्स हैं ये लोग उन पे स्लैब बन के उन यहाँ काम करते थे। देयर लाइवलीहुड वेयर अंडर थ्रीट एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी डेंजर। और सब देखो एक वर्ड आया है देयर रिलीजन्स, ये आप जानते हो ना हमारा बहुत पहले से है हमारी कंट्री में कि हम रिलीजन को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। तो ये भी है कि इनका जो रिलीजन है वो अपीयर टू बी डेंजर, इनका धर्म जो है खतरे में दिखाई दे रहा था। जैसा आप जानते हो कि जब ब्रिटिश आते हैं तो बहुत सारे जो हैं क्रिश्चियन मिशनरीज भी आती हैं जो एजुकेशन को एक ढाल बना करके ये ज़्यादा से ज़्यादा या फिर लालच दे करके बहुत ज़्यादा जो है ट्राइबल कम्युनिटी को क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इनको लगता है कि इनका धर्म भी खतरे में है, इनकी धर्म से मुँह भंग हो रहा है और इनके धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये सभी लेकर के कहीं ना कहीं से अनहैप्पी हैं। अब क्या करता है कि व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। अब वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको बिरसा मुंडा या बिरसा जो है सॉल्व करना चाहता है, या हु वेयर द आउटसाइडर बीइंग referred to as Dikus, and how did they enslave the people of the region, कि कैसे लोग वहाँ पे enslave होते हैं, और what was happening to the tribal people under the British। और ब्रिटिश के जब अधीन आते हैं तो ट्राइबल पीपल के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है, किस तरह से अपने आप को वो अनहैप्पी फील कर पाते हैं, नाखुश होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो उनकी ज़मीनों पे वो काबिज हो जाते हैं, जो वो फ्री जंगलों में अपना एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं, झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, उस पे बैन लग जाती है। न्यू फॉरेस्ट ला आ जाता है, बगैर पूछे अब वो फॉरेस्ट में इंटर भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं जो ट्राइबल को क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव करती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि ट्राइबल्स अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो कहता है यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी। जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, जैसे हमारा कास्ट सिस्टम डिवाइड हो रहा था तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सोसाइटी के लिए रूल्स बना दिए। उन्होंने अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइड किया, उन्होंने लोअर कास्ट के लिए कुछ स्पेशल रूल बनाए। अब कुछ ऐसे पीपल्स थे जो ये ब्राह्मण द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, वे अपने कल्चर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, वे जो है इनके अधीन रहना नहीं चाहते थे। फलस्वरूप ये क्या होते हैं कि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हट जाते हैं और यह जो है एक अलग सोशल इनका कल्चर बन जाता है। एक नए जो है रिलीजन्स, इनके अपनी रिलीजन्स हो जाती है, अपना फेथ हो जाता है, और ये अपने मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हट करके ट्राइबल ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रुप में देखते हैं कि हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, कि ये ट्राइबल ग्रुप कैसे रहता था, ये ट्राइबल पीपल किस किस तरीके से रहते थे। तो देखो जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट हैं, उसी तरह से ट्राइबल ग्रुप में, ट्राइबल का सेंस नहीं कि सभी एक ही ग्रुप में रहते थे, इनके भी डिफरेंट ग्रुप्स थे। इन डिफरेंट ग्रुप में देखें तो कुछ जो है कल्टिवेटर्स थे, जैसे खेतिहर थे जो झूम कल्टीवेशन किया करते थे, कुछ हर्डर्स थे, कुछ हंटर्स थे, हंटर भी थे, हर्डर्स भी थे, यानी डिफरेंट ग्रुप से ये बिलोंग करने वाले थे। तो अब हम बात करते हैं कि इन्हीं जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्राइबल है उसमें एक ग्रुप हम पढ़ेंगे समवर झूम कल्टीवेटर्स। कुछ जो है जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर किया करते थे, झूम कल्टीवेटर्स थे। ये झूम कल्टीवेटर्स को आप आई थिंक 7 में भी पढ़े होंगे, जिसे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। ये कल्टीवेशन था क्या, तो ये कल्टीवेटर स्मॉल पैच ऑफ लैंड जो फॉरेस्ट का था, जहाँ प्लांट ही प्लांट थे, उनको पहले वो काटते थे, बर्न कर देते थे और उनके एसेस को, उनके राख को उस ग्राउंड में मिक्स कर देते, जिससे उन्हें पोटास मिलता था और वो जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाता था क्रॉप्स के लिए। फिर वहाँ पे अपना ये एग्रीकल्चर किया करते थे और जैसे ही फर्टिलिटी लॉस होती थी कुछ सालों के लिए छोड़ के ये फिर दूसरे प्लेस पे चले जाते थे और सेम प्रोसेस। तो इसी को हम कहते हैं शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी तक जाना। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। इसमें आप ये देख लीजिएगा किस तरह से है। समवेयर हंटर एंड गैदर्स, कुछ जो है हंटर और गैदर्स थे। हंटर का मतलब शिकारी थे, गैदर्स थे। कहता है कि इन मेनी रिलीजन
रीजन ट्राइबल ग्रुप लिड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये क्या करते थे? हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, एक ग्रुप में रहते थे, जानवरों का शिकार कर लेते थे और फिर जो है वो ग्रुप में उस एनिमल्स को डिवाइड भी कर देते थे। कुछ जो फूड प्रोड्यूस को स्टोर करते थे, गैदरिंग करते थे, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, इन सबको गैदर करते थे। दे सा फॉरेस्ट एज द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? दोनों के दोनों फॉरेस्ट से। तो ये ग्रुप मानता था कि फॉरेस्ट उनकी जीविका का एक प्रमुख स्रोत है। द खोंड एक ये ट्राइबल ग्रुप है। वेयर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। ये खोंड कहाँ की है? आदिवासी जात या ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो है उड़ीसा में। खोंड नोट कर लीजिएगा इसको। कहता है they regularly went out on collective hunt and then divided the मीट अमॉन्ग themselves। जैसे मैंने बताया कि ये खोंड जो थे अपने ग्रुप में जाते थे, एनिमल का हंट किया करते थे और फिर मीट को जो है वो ग्रुप पर्सन में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। कि दे एड फ्रूट एंड रूट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ द साल एंड महुआ। शाल एक ट्री है जहाँ से प्राप्त करते थे, और महुआ के ये ऑयल निकाला करते थे जिससे कि ये उसमें महुआ हम देख लें। ए फ्लावर जस्ट मेट वेयर इज द हियर। कहता है ए फ्लावर दैट इज ईटन यूज टू मेक अल्कोहल। आज जो हम अल्कोहल बनाने के काम में लेते हैं इसको, तो इस तरह से अपना ये फूड बनाया करते थे। और फिर कुछ फूड प्रोड्यूस है वो लोकल मार्केट में भी बेचा करते थे। तो हमने देखा कि इसमें कुछ जूम कल्टिवेटर्स हैं, हंटर हैं, गैदर्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर इंडिकेट करेंगे। वीडियो बड़ा हो जा रहा है तो लोड नहीं हो रहा है, सॉरी, फिर नेक्स्ट वीडियो देते हैं।